नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नमबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, एंड ऑफ कोर्स bonsoir in French, Pradeep ji. Amaria Kochamo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And all of you are welcome to Nation Now. Nation Now, the one channel, the one digital platform that is always on your side. Remember that. We are right there with you. Right around, we are always with the people. That's it. और प्रदीप जी आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी है। बिल्कुल। Great. Yes, One of the greatest reformers, one of the greatest educators for women at a time when teaching women was considered to be a sin. बोलते थे पाप है। बिल्कुल सर। And this is amazing. Upliftment of the society and how bold they were taking on the challenges of that particular time. जी दुरुस्त बात है। Where there was such a lot of resentment and opposition, oppression जिस प्रकार से, और उन लोगों के खिलाफ भी लोग चाहते थे जो they wanted to reform the society. प्रदीप जी अपने घर से चल के जब वो जाती थी स्कूल तक, वो स्कूल भी बाय द वे उनकी फ्रेंड जो थी फातिमा शेख, उन्होंने दिया था उनको, और साथ में वो भी पढ़ाती थी वहीं पे, तो 2 साड़ियाँ लेके जाती थी साथ में। शी यूज्ड टू टेक 2 साड़ीज विद हर। एक साड़ी, क्योंकि जो साड़ी उन्होंने पहनी होती थी वो तो खराब हो जाती थी, लोग उस पर मिट्टी डालते थे, गोबर डालते थे, गालियाँ देते थे, पत्थर मारते थे उनको, और फिर स्कूल में जाकर के वो चेंज करती थी दूसरी साड़ी में, और फिर बच्चियों को पढ़ाती थी। और प्रदीप जी आप देखिए दिल देखिए उनका, आत्मा देखिए, और उनकी सोच देखिए। वो कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिट्टी और पत्थर मेरे ऊपर आप डाल रहे हैं, ये देवता मुझ पे, जितने भी देवता हैं वो मुझ पर फूल बरसा रहे हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। एंड शी ऑल्सो established a small home for widows, you know, widows who were pregnant, if you remember. Yes. Because after what happened was in this is a very heartbreaking tale from Maharashtra. There was a widow who was pregnant, who had a child. Her husband died. She had a child. अब उसने अपने बेटे को मारने के लिए उसको, अब वो जो बच्चा जो पैदा हुआ उसको कुएं में डाल दिया। She was the first woman to be sentenced to the cellular jail at Andaman. काला पानी की सजा पहली महिला को जो हुई वो उसको हुई। वो उसकी प्लाइट देख करके ज्योतिबा फुले और ये अपने सावित्री भाई फुले, इन्होंने जितनी भी विधवाएं हैं उनके लिए एक अलग से घर बनाया वहाँ पे कि आप यहाँ पर आइए, नहीं तो आपको हम बचाएंगे काला पानी की सजा से। तो मतलब you know these are the kind of people who actually made India. ये लोग जो हैं, जैसे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इन सब लोगों ने हमारा हिंदुस्तान बनाया। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट, रियली एंड ट्रूली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दे आर ऑल फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सबसे बड़ी बात ये लीडिंग द फोर्स ऑफ सामाजिक बदलाव की बात है। जी। People from here have been tremendously and the spirit and the temperament to change things. और सबसे आगे, सबसे बड़ी बात है, सबसे अग्रसर हर चीज में, they are the ones who have been right in the forefront of social reform. Do you remember जिस शहर में हम लोग बैठे हैं ना, मुंबई में, जहाँ से नेशन नाउ चैनल हम लोग चलाते हैं, ये वो शहर है जहाँ पर सबसे पहली बार महिलाएं ऑफिस में गईं काम करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया वेयर विमेन वेंट टू वर्क। ये वो शहर है। तो आई थिंक वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ द फैक्ट एंड वी शुड ऑल ट्राई टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। इस हेरिटेज को हमें मतलब प्रिजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना और बढ़ाना भी चाहिए फ्रॉम व्हाट दीस ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स डिड एंड टेक अ क्वांटम जंप फ्रॉम देयर, एंड वी शुड रिमेंबर देम प्रॉपर्ली। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि इन सब लोगों को हमें बहुत अच्छी तरीके से याद करना चाहिए। और and to talk more about that, and of course all the political developments which have taken place today, including छगन भुजबल साहब, आप शरद पवार साहब से मिले, उद्धव ठाकरे जी यानी सामना ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करी, सुप्रिया सूले जी ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करी। ये हो क्या रहा है? This is nice. Actually it's nice. And Praful Patel of course says that अब छोड़ दीजिए, अब तो चुनाव हो गए, we should all come back together. मतलब वो हमारे देवत हैं शरद पवार साहब, मतलब जबरदस्त। I don't think anybody could have thought of this script. ये स्क्रिप्ट मुझे नहीं लगता कोई लिख पाता। It started with Ajit Pawar's mother going to the temple asking for both the giants to come together and work together.
फैंटास्टिक। और वो जो वाल्मीकि कराड़ साहब हैं, ये कहा जा रहा है उनकी गाड़ी का नंबर और अजीत दादा पवार की जो एंटोराज है उसकी एक गाड़ी का नंबर एक ही है। ये हो क्या रहा है जिसमें उन्होंने सरेंडर किया। खैर लोग वो क्या भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर गेस्ट। वी हैव अ वंडरफुल पैनल टुनाइट। वी हैव विकास लावंडे साहब फ्रॉम द शरद पवार एनसीपी। लावंडे साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और भरत सिंह जी फ्रॉम द कांग्रेस। भरत सिंह जी नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या बात है। लावंडे साहब, तो क्या शरद पवार जी और अजीत दादा पवार के बीच में सुलह हो गई? छगन भुजबल साहब तो आज गए। बीच में आवाज ठीक तरह नहीं, बीच में आओ, कुछ आवाज आ रही है। मैं दोबारा पूछता हूं आपसे, अभी आ रही है सर आवाज? लावंडे साहब, कैन यू हियर मी? बीच में कुछ और आवाज आ रही है। बीच में कोई और आवाज आ रही है लवंडे साहब को। कैन यू प्लीज स्टॉप इट जेंटलमैन? हमारे इंजीनियरिंग के जो लोग हैं, जो बीच में आवाज आ रही है लवंडे साहब को, वो जरा बंद कर दीजिए प्लीज। अभी आ रही है आवाज सर? अभी ठीक है लवंडे साहब? अभी ठीक है, अभी ठीक है जी लवंडे साहब, तो छगन भुजबल साहब मिलने गए शरद पवार साहब को, उनके पैर भी छुए उन्होंने। और उसके अलावा प्रफुल्ल पटेल साहब बोल रहे हैं कि अब तो चुनाव हो गए, अब तो दोनों एनसीपी को एक हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ है क्या लावंडे साहब? प्लीज बोलिए। देखिए, आज आपने जैसे बताया, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती है आज। जी। सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर आज जो का सोशल इन्फॉर्म्स के बारे में जो उन्होंने क्रांति की, वो बहुत बढ़िया है अपने लिए। जो कि सत्ता में जो बीजेपी बैठे उनको वो मंजूर नहीं है वैसे। और सावित्रीबाई फुले का जो स्टैच्यू है आज, वो पुणे के पास चाकन करके वो जो सिटी है, वो पुणे सिटी के पास चाकन सिटी में आज वो स्टैच्यू का अनावरण होने वाला था। वो पहले से ही तय प्रोग्राम है। उधर शरद पवार साहब जी के कमलों से वो आज उद्घाटन हो गया है। उस प्रोग्राम में छगन भुजबल साहब, उधर के हमारे एमपी डॉक्टर अमोल कोल्हे, बाकी और कोई नेता उपस्थित थे। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स का कोई सवाल ही नहीं रहता। सिर्फ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में उधर बात हुई है। वो प्रोग्राम सोशल प्रोग्राम था, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। रही बात प्रफुल्ल पटेल की, वैसे तो अजीत दादा के पार्टी के लोग हर रोज कोई ना कोई ऐसे न्यूज फैला रहे हैं, कोई ना कोई बात कर रहे हैं। उनको शरद पवार साहब की जरूरत है ऐसा लगता है हमें, और इसलिए वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन दो ही पार्टी अलग है। अजीत पवार की पार्टी अलग है और हमारी शरद पवार साहब की पार्टी अलग है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे कुछ न्यूज फैला रहे हैं। लावंडे साहब, मुझको तो ऐसा लगता है कि बीच में आवाज आ रहा है सर कुछ। जी, I'll tell them again. Would you please stop it? What are you guys doing? Why is Mr. Lavande hearing something else also in his ear? Please, gentlemen. लावंडे साहब, मुझको तो ऐसा लगता है कि दोनों एनसीपी इकट्ठा होने के बजाय शरद पवार साहब को कांग्रेस में चले जाना चाहिए। ऐसा होगा क्या? आप बताएं सर। ऐसा कोई होने वाला नहीं है। हमारी पार्टी की अभी स्टेट मीटिंग और नेशनल मीटिंग अभी 8 तारीख और 9 तारीख को मुंबई में चौहान सेंटर में होने वाली है। ऐसे कोई कांग्रेस में जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, और कोई अजित पवार की पार्टी और हमें एक दूसरे में इंक्लूड होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसा कुछ बातें नहीं है, लेकिन कोई माध्यम ऐसे न्यूज चलाते हैं, उनका टीआरपी बढ़ता है। पवार साहब के नाम लेने से टीआरपी बढ़ता है कोई न्यूज चैनल का। लावंडे साहब, उत्तम राव जानकर जो बोले थे और शरद पवार साहब ने कहा कि मरकड़वाड़ी से एक उठाव रेवोल्यूशन होने वाला है, जयप्रकाश नारायण जैसे एक रेवोल्यूशन होने वाला है। शरद पवार जी बहुत उस चीज को लेकर आगे बढ़ा था, तो क्या वो आगे बढ़ने वाले? बिकॉज उत्तम राव जानकर जी ने कहा असलियत में अजित पवार जी हारे हैं। अजित पवार को सिर्फ 12 सीट मिले, एकनाथ शिंदे को 18 सीट मिले। दूसरी आवाज आ रही है, कुल मिलाकर दूसरे न्यूज चला रहे हैं। कोई न्यूज का आवाज आ रहा है, न्यूज चला रहे हैं, न्यूज का आवाज आ रहा है मेरे को, दूसरा न्यूज का आवाज आ रहा है। तो कोई और न्यूज चैनल है जिसने जान करके अंदर हैक कर लिया होगा, लग रहा है। तो ये शरद पवार साहब मरकड़वाड़ी हमारे उत्तम जानकर जो है सोलापुर जिले से माळशिरस
कॉन्स्टिट्यूशन से वो चुन के आए हैं, उन्होंने मार्कड़वाड़ी गांव में बैलेट्स पेपर पे मतदान लेने का कोई प्रयास किया, तो वो बीजेपी को तकलीफ होने लगी और उन्होंने वो रोका पुलिस के माध्यम से। उत्तम जानकर ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी भी उसके तरफ लड़ रहे। कोई वो जो कारवा बनेगा इंडिया में, अभी अगर 80% लोग ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई भी सामान्य लोगों को अगर आप पूछेंगे तो ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। जी दुरुस्त बात। जी जी भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, आज सामना ने देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ करी है, सुप्रिया सूले जी ने भी देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ करी है। भरत सिंह जी, ये क्या हो रहा है सर? भरत सिंह जी, देखिए, सामना ने तारीफ की है तो ये सामना उसका बेहतर उत्तर दे सकता है। मैं तो इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ अच्छे काम होते हैं तो उसका सराहना भी करना चाहिए। तो शायद हो सकता है कि उसकी सराहना सामना कर रही है। और सामना एक अखबार है, अब छापना न छापना ये सामना और सामना के जो संपादक हैं यही वो बता सकते हैं बेहतर। जी भरत सिंह जी, आगे जाकर खरगे साहब ने और राहुल गांधी जी ने आलोचना किया कि इकोनॉमी डूब रहा है, इकोनॉमी जितना रोजी है उतना नहीं है। बोले कि देखो आज रूपी वर्सेस डॉलर इस प्रकार से बढ़ा है, रूपी कभी नहीं बढ़ा। जो गोल्ड लोन है सबसे ज्यादा आजकल लोन लेने लगे हैं, और सबसे ज्यादा जो डिफॉल्ट हो रहा है वो भी गोल्ड लोन में हो रहा है। तो इकोनॉमी ठीक नहीं है, भले मोदी जी कितने भी थपथपाए अपने पीठ, कुछ ठीक नहीं चल रहा है इकोनॉमी। भरत सिंह जी, इकोनॉमी अगर ठीक चलती तो आज ये नहीं कहना पड़ता। और आप भी प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आप भी मुझसे ज्यादा जानकारी आपके पास होगी। डॉलर की स्थिति दयनीय हो चुकी है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत पहले चुनाव में 2000 के पहले एक भाषण में कहा था कि 2013 जिस तरह से 2013 में जब उन्होंने ये कमेंट किया था कि डॉलर जिस तरह से गिर रहा है उस तरह से एक प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, तो मुझे लगता है कि अब मोदी जी पे भी यही लागू होता है कि जिस तरह से डॉलर चढ़ के बोल रहा है और भारतीय रुपया गिर रहा है, तो क्या उससे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं गिर रही है? क्या उनको अब ये चीज का भान नहीं रहा, या वो भूल गए हैं, याद नहीं है उनको? तो उनको कम से कम आपके द्वारा और आपके चैनल के द्वारा जितने करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं और हमको देख रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री का साख जो है इस समय गिर रहा है। जी, तो अभी डॉलर जो है वो 85 रुपए 77 पैसे का हो गया सर। डॉलर जो है वो मुंह चिढ़ा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी को मुंह चिढ़ा रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री जी इस पे कुछ कहें कि अब देश के प्रधानमंत्री जी इस पे मौन रहें, अब ये तो वो बता सकते हैं। अभी सब बात करेंगे राजीव भाई, हर जगह जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, हर जगह प्रचार करेंगे, लेकिन ना वो डॉलर पे बोलेंगे, ना वो रुपये पे बोलेंगे, ना वो महंगाई पे बोलेंगे, ना बेरोजगारी पे बोलेंगे। बाकी सब पे बोलेंगे। वो कहेंगे हिंदू सही नहीं है, मुसलमान सही नहीं है, जो है बाकी हिंदू और मस्जिद के बारे में बात करेंगे, खुदाई के बात करेंगे। लेकिन बेसिक चीज जो है इस देश को जरूरत है जिसकी, वो है जी शिक्षा, वो है लोगों का जो बेरोजगारी की जो मार झेल रही है उसकी, महंगाई, ये सारे चीजों पे भाजपा का ना कोई प्रवक्ता बात करता है, ना कोई नेता बात करता है। वो और सिर्फ बात करता मनमोहन है। सिंह के वक्त जनवरी 2014 में डॉलर जो था, प्रदीप जी और भरत सिंह जी और लावंडे साहब, 62 रुपए 33 पैसे का था। 62 रुपए 33 पैसे का था डॉलर उस वक्त। आज जो है वो 85 रुपए 77 पैसे का हो गया है, 85 रुपये 77 पैसा, और उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। मैं भरत सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं कि जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, बाय द वे दैट इज नो ट्रूथ इन एनसीपी रीयूनिफिकेशन, नॉट एनसीओ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, कुड यू करेक्ट दैट प्लीज? थैंक यू। सो मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में इसके ऊपर कोई डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है भरत सिंह जी? ये तो जरा क्यों बताएं। बात नहीं, क्यों बात करें बताइए। आप बात क्यों करें? न्यूज चैनल ये बताइए, बेचारे कैसे 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 तो अपनी नौकरी बचा के रखे हैं। आप भी उनको जो है उस भूखमरी के कगार पे लाना चाहते हैं, आप भी उनको बेरोजगार बनाना चाहते हैं। तो आपके मुताबिक हम लोग बेरोजगार हैं, कहने का मतलब ये हुआ? देखिए,
नहीं, कुछ आप जिस तरह से कहे चैनल, कुछ चैनल मतलब 27 से 28, मुझे लगता है 30 चैनल तो अदानी जी के पास है। जी कुछ बचे ऊंचे हैं वो तो अंबानी जी के पास है। जी। तो ये लोगों के खिलाफ में कुछ मतलब बोल सकते हैं क्या? अरे सबका अपना रोजी रोटी है, सबका अपना पेट है। एक लेकिन कल्याण लेकिन में भरत घटना सिंह घटती है, जी, मेरा कल्याण में एक घटना जी, घटती है, एक जी, भी पत्रकार उस पर आवाज नहीं उठाता है। अब भरत सिंह जी, मेरा तात्पर्य ये सवाल उठाने का सिर्फ एक ही था कि भाई इसमें तो कांग्रेस को, एनसीपी शरद पवार को, उद्धव ठाकरे सेना को, डीएमके को, टीएमसी को, सब लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए ना कि भाई रुपया क्यों गिर रहा है इतना। भाई राहुल जी ने, खड़गे जी ने पार्लियामेंट में भी इस विषय पे चर्चा किया, ऐसा तो नहीं कि नहीं बोला। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं ना कि ये जवाबदारी चौथे स्तंभ जो मीडिया का है उसका भी तो जवाबदारी होता है। वो भी तो पूछ सकता है ना। देश के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे, आपको याद होगा उनके कार्यकाल में 217 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। जी जी। खुद 217 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, जिसके ऊपर मौन का जो है, मनमोहन सिंह की जगह पे मौन मनमोहन सिंह कहा जाता था, वो व्यक्ति 217 कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और जो आदमी चिल्लाता है, दिन रात चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, जब मीडिया से बात करने का समय आता है तो चिट्ठी लिख के दिया जाता है कि यही यही सवाल करना है, उससे ज्यादा ना एक ना ज्यादा कम कर सकते हो। तो ये चौथा स्तंभ कहाँ है आज की तारीख में? किसके तरफ बात कर रहा है? चौथा स्तंभ का मुझे लगता है काम ये होता है कि देश की जनता के साथ खड़ा होना, विपक्ष के साथ खड़ा होना। मुझे नहीं लगता है आज वो सत्ता के साथ खड़ा है और सत्ता के जो चाटुकार लोग हैं उनके साथ खड़ा है, जो जी। उद्योगपति है उनके साथ खड़ा है, न कि वो जनता के साथ खड़ा है और न कि वो जो है विपक्ष के साथ खड़ा है। Right, I think Sanjay Thakur Sahab from the BJP is now with us. We can ask him. Sanjay Thakur Sahab, नमस्कार। नमस्कार सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। संजय ठाकुर साहब, दो सवाल हैं। आज तो सावित्रीबाई फुले जी की एनिवर्सरी भी है। आज तो उनकी ज़बरदस्त, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आज सुबह मनाई भी गई। शरद पवार साहब भी वहाँ पर थे, अपने छगन भुजबल साहब भी थे, देवेंद्र फडणवीस साहब जी ने भी कुछ कहा। और दूसरी चीज़ जो अभी अभी लवंडे साहब एनसीपी के और स्पेशली भरत सिंह साहब कांग्रेस के बोल रहे थे कि आज की तारीख में सर डॉलर जो है वो 85 रुपये 77 पैसे पे है, 85 रुपीज 77 पैसे। और मोदी जी ने 2013 में ये कहा था कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की छवि गिरती है। अब आप क्या बोलेंगे सर? संजय ठाकुर साहब प्लीज। नहीं, देखिए बजाज साहब, ये जो जी। बात कहते हैं इसका अर्थ ये है, वो मोदी जी का मतलब है कि जो इस देश का प्रधानमंत्री होगा, जो जी। देश चला रहा होगा, जी निश्चित रूप से वो उस चीज के लिए उत्तरदायित्व तो संभाले और मान ले। इस बात को स्वीकार करने वाला कितना नेतृत्व है? कहा तो गया था कि गरीबी हटाओ, पूरे जीवन भर गरीबी नहीं हटी, 50 साल की सत्ता चलाने के बाद में भी गरीबी नहीं हटी। तो हम तो उनका रोना नहीं रोते हैं, इन लोगों को नहीं बताते हैं भाई। हम इस बात पे यकीन ही नहीं करते हैं कि कौन क्या कर सकता है क्या। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जी। हम कितना बेहतर कर सकते हैं, हम देश का कितना भला कर सकते हैं, वो हम करेंगे। किसने क्या किया, किसने कितना देश का सत्यानाश किया, किसने देश की अपॉर्चुनिटीज को कितना दूसरे लोगों के हाथ दे दिया, किसने देश को यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनने दिया, कौन लोग बिक गए दूसरे लोगों के हाथ में, कौन लोग दलाली करते रहे दूसरे देशों की, ये किस्से और कहानियों में नहीं है बजाज साहब, ये बातें देश के सामने है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम देश की जो नई युवा पीढ़ी है उसको हम देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से भी जोड़ के ये चाहते हैं कि वो अवेयर रहे, जानता रहे। और क्योंकि हम उन चीजों को उन लोगों को बता रहे हैं, लोग जान रहे हैं, तो दूसरे लोगों को तड़पड़ाहट होना स्वाभाविक है। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि जब भी कोई काम करना होगा तो आपको एक टारगेट रख के, टारगेट सुनिश्चित करके उसके लिए काम करना होगा। लेकिन यह भी यथार्थ सत्य है कि बहुत सारी चीजें वैश्विक स्थिति में, बहुत सारी चीजें बिल्कुल से अपने ही हाथों में नहीं होती। कुछ चीजें परिस्थिति जन्य होती हैं, कुछ चीजें जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, दुनिया में जिस तरह के
हालात होते हैं उन पे भी डिपेंड करती हैं। जी तो बहुत सारी चीजें हैं, जब अगर कोई तार्किक बात करे, डिबेट की बात करे, तो उससे बात की जा सकती है, लेकिन अगर किसी को कुतर्की करना हो तो फिर क्या कहें। ठाकुर साहब, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि 2024 ये ईयर विल बी कॉल्ड द मैसेकर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का हत्या वाला साल को माना जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र में जो हो गया मराठा रिजर्वेशन, जिस प्रकार से स्टेट को इफेक्ट किया, उन्होंने आगे जगह कहा कि मराठा रिजर्वेशन को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने किस प्रकार से अन्य जातियों को भड़काया, प्रवोक किया और मैदान पर उनको भी लेके आए। फिर अमित शाह जी ने अंबेडकर का जिस प्रकार से आलोचना किया उस चीज के बारे में, फिर परभणी, बीड़, अलग अलग चीज, और फिर मरकड़वाड़ी के बाद तो उन्होंने कहा 2024 इज अ ईयर ऑफ मैसेकर, लोकतंत्र की हत्या, मैसेकर ऑफ डेमोक्रेसी। ठाकुर साहब, तो कौन है उद्धव ठाकरे? कौन मानता है उद्धव ठाकरे को? महाराष्ट्र की जनता ने भी तो उनको बिल्कुल बुरी तरह से नकार दिया, और सत्ता से बाहर, सत्ता की लालच में अपना सब कुछ बेच देने वाले लोग, अपनी अस्मिता को बेच देने वाले लोग, सत्ता के लालच में अपने पिता की मेहनत से बनाई गई इज्जत को बेच देने वाले लोग, पिता के आदर्शों को बेच देने वाले लोग, ऐसे लोग जब सत्ता से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से जल बिन मछली की तरह तड़पेंगे। और यही हो रहा है ये उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे के पास काम क्या है? मूर्खता करके अपनी स्थिति को, एक मजबूत स्थिति को जब अपने एकदम कमजोर स्थिति में ला दिया है, तो अब इनके पास इस तरह की बकवास शब्द का प्रयोग करूंगा मैं, करने के सिवा और है क्या? ये लोकतंत्र की बात करेंगे जिनको लोकतंत्र का एबीसीडी नहीं पता है। और अगर इनको लोकतंत्र की इतनी चिंता है तो लोकतंत्र की हत्या करने वालों को और इस देश में इमरजेंसी लगाने वालों की गोद में जाके क्यों बैठ गई है? सत्ता के लिए, सत्ता की लालच में ये लोकतंत्र की बात करेंगे। इनका कोई नैतिक बल, कोई नैतिक अधिकार है लोकतंत्र की बात करने का? उद्धव ठाकरे जैसे लोग जो नॉन सीरियस लोग हैं, जिनकी कोई प्रासंगिकता महाराष्ट्र में भी नहीं बची है, देश की तो कोई बात ही नहीं है, इस तरह के लोगों की बातों को लेके आप इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं भाई साहब? लेकिन संजय ठाकुर जी, जिन बाला साहब ठाकरे की आपने बात करी थी, उन्होंने तो इमरजेंसी का समर्थन किया था, बाला साहब ठाकरे ने खुद। संजय ठाकुर जी, देखिए वो परिप्रेक्ष्य अलग था, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने यह भी तो कहा था ना बजाज साहब, कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाने की नौबत आएगी उस दिन इस दुकान पे मैं ताला लगा दूंगा। जी कहा था। ये तो उदाहरण आया बाला साहब का, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये तो निश्चित तौर पे लोग मानेंगे ना कि बाला साहब के आदर्श तो वो बिल्कुल नहीं थे जो उद्धव ठाकरे के नए आदर्श बने हैं आजकल। जी, इतना तो हर कोई मान लेगा ना जी। तो ये उद्धव ठाकरे जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। सच कहा जाए तो इन मानसिक रोगी हो चुके हैं, इनको इलाज की जरूरत है, इनको इलाज कराना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी को इलाज की जरूरत है, मानसिक रोगी हो चुके हैं, ऐसा संजय ठाकुर जी बोल रहे हैं। संजय ठाकुर जी, इसके पहले कि मैं वापस जाऊं हमारे शरद पवार एनसीपी के प्रवक्ता के पास, आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमें रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत दलित संगठन जो हैं, और उसके साथ में कांग्रेस भी है, उसके साथ में एनसीपी शरद पवार भी है, इनफैक्ट कई जगह तो एनसीपी शरद पवार उसका नेतृत्व कर रही है, लवांडे साहब बताएंगे उसके बारे में। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, वो सब लोग बहुत उत्तेजित हैं अमित शाह जी ने जो कुछ लोकसभा में कहा अंबेडकर जी को लेकर के, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी उसको हल्के में ले रही है, शायद आप लोगों को लग रहा है कि ये रिजेंटमेंट नहीं है ग्राउंड पे। संजय ठाकुर साहब, नहीं, हम लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं बजाज साहब जी। और हम लोग बाला साहब, पूजनी बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोग, उनके आदर्शों को अपने समक्ष रखकर काम करने वाले लोग हैं। और हम ही वो लोग हैं जो आजादी के बाद से आज तक पूजनी बाबा साहब अंबेडकर के जो उनके, चाहे उनसे जुड़े हुए साहित्य हो, चाहे उनसे जुड़े हुए स्थल हो, चाहे उनकी महिमा मंडन के लिए किए जाने वाले काम हो, उसको जिस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, वो काम इसके पहले कभी नहीं हुआ था जी। तो वो लोग हैं जी। जिन लोगों ने जीवन, पूरे जीवन भर बाला साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इन लोगों ने ये कभी चाहा ही नहीं कि वो चुनाव जीते।
बाबा साहब ने जिन चीजों का विरोध किया संविधान में लाने के लिए, उस चीजों के ये लोग पक्षधर रहे। बाबा साहब अंबेडकर के वैचारिक विरोधी ये लोग हैं। और बाबा साहब अंबेडकर असल में 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के पहले इन लोगों ने जो एक झूठा नैरेटिव बनाया था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, उसका जो असर इनको दिख गया। अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि यही एक हथियार है, यही एक सेंटीमेंट है जिसके माध्यम से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करके भारतीय जनता पार्टी को इस समाज के लोगों से दूर किया जा सकता है। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को अपने सामने रखकर काम करता है। जी हम ही हैं वो जी लावंडे साहब, हम ही हैं वो। बात करते हैं समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे हुए आदमी की बात, अंत्योदय की बात, यही बाबा साहब अंबेडकर की। सर लावंडे साहब से पूछ लें, उसी संजय पर ठाकुर काम साहब, करते हैं। लावंडे साहब से पूछ लें। शरद पवार एनसीपी के लावंडे साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। लावंडे क्या साहब, है आपने सर? सुना, वो जो आपने सुना ठाकुर जी संजय बोल ठाकुर रहे साहब, हैं। बोलिए। ठाकुर जी की भाषा आप देखो, वो उद्धव ठाकरे को महामूर्ख कहते जी। हैं, अगदी मनोरुग्ण कहते हैं, मानसिक रुग्ण कहते हैं। ये क्या भाषा रहती है लोकशाही में? ये लोकतंत्र है इनका भाषा करने का? कौन सा तरीका ये इतने बड़े है क्या? कौन उद्धव ठाकरे ऐसा करे? दूसरों को तुच्छता लिखने, यही ब्राह्मण्यवाद है, दूसरों को तुच्छ लिखना। डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी बोलिए सर, बोलिए सर, प्लीज कंटिन्यू। We are not able to hear Lavande साहब. Can you please do something, gentlemen? देखिए ऐसा है बजाज साहब, एक मिनट संजय ठाकुर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। लावंडे साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? छत्रपति शिवाजी महाराज का, महात्मा फुले का, सावित्रीबाई फुले का, शाहू महाराज का फोटो लगा के करने को आओ। उधर हेडगेवार और गोळवलकर है। आप जो वोटिंग मांग रहे हैं, तो कभी हेडगेवार, गोळवलकर, नथुराम गोडसे का नाम लेके वोट क्यों नहीं मांगते? आप डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की अभी बात कर रहे हैं। बाबा साहेब आंबेडकर को धम्म दीक्षा क्यों लेनी पड़ी? मनुस्मृति का दहन उन्होंने क्यों किया? आप मनुस्मृति वाले हैं, मनुस्मृति का कभी निषेध करेंगे? जो लोग राज्य घटना को मानते नहीं, पहले से शुरू से 1950 से मानते नहीं। ऑर्गेनाइजर नाम का जो आरएसएस का मुखपत्र था, उसमें संविधान के खिलाफ कितने सारे बातें की है। कभी वो तिरंगा का भी हाथ में नहीं लेते थे 60 बरस तक। और अब अभी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चातुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, समतावादी थे। आप तो चातुर्वर्ण व्यवस्था मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति का दहन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जला दिया। मनुस्मृति ये अच्छा हुआ या क्या नहीं हुआ, ये बता दो। बाद में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की बात कीजिए। और दूसरों को तुच्छ लिखना, दूसरों को कम लिखना, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो ब्राह्मण्यवाद है, ब्राह्मण्यवाद। चातुर्वर्ण व्यवस्था मानने वाले आरएसएस, बीजेपी और उनके वो कार्यकर्ता दूसरों को कभी साथ में समतावादी नहीं है वो ना, इसलिए वो उनको राज्य घटना के खिलाफ बोलते हैं। और इसलिए वो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जो अमित शाह जी ने लोकसभा में बात की संसद में, वो उनका पेट में मुंह में आया। जो बातें उनके पेट में है वो मुंह में आया। सच तो वो मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं, जो स्वर्ग का मानते हैं, स्वर्ग करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कभी स्वर्ग की बात की क्या? कौन सा विचार आप डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मानते हैं? दो विचार बताओ हमें कि वो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, ये दो विचार हमको मालूम है, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। कौन से? सेकुलरिज्म। कौन सा विचार आरएसएस, बीजेपी मानती है? बताओ जी ठाकुर साहब बोलना चाहोगे आप? रिप्लाई। हाँ बिल्कुल बोलना चाहूंगा। इनका बोलिए। बंद हो तो बोलूं। इनको तो पता ही नहीं है कुछ है। ये लोग वही चीज चलाते हैं जिससे इनको फायदा हो। चातुर्वर्ण के बारे में इनको पता ही नहीं। इनको बोलिए ज्ञानेश्वरी पढ़े जाके, और उसका श्लोक है गीता का जिसमें लिखा गया है, भगवान स्वयं कहते हैं कि चतुष्वर्णम मया सृष्टम। खुद का बीजेपी का बोलिए। कोई नहीं है, ज्ञानेश्वर महाराज को किसने सताया? संत ज्ञानेश्वर महाराज को किसने सताया था? संत ज्ञानेश्वर महाराज को किसने सताया था? जब आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था। सुनने की क्षमता रखिए।
खाली नहीं, उन ज्ञानेश्वर जरूर महाराज करके की बातें पूछना मत हो, कीजिए। तो मैं भी आपको आपसे अधिकार है नहीं बिल्कुल ज्ञानेश्वर कर जी का सकता नाम हूं। लेने का। मैं जानता हूं आप शरद सीधा पवार जी की बताओ, ट्रेनिंग हुई आप है सीधे आपको। बताओ ना। मैं जानता हूं मनुस्मृति को शरद पवार जी जलाया, कितने नास्तिक डॉक्टर बाबा व्यक्ति साहेब को अम्बेडकर ने ट्रेनिंग मनुस्मृति को जलाया, मैं डॉक्टर जानता हूं बाबा कि साहेब शरद अम्बेडकर पवार ने जी जैसे मनुस्मृति को नास्तिक जलाया। व्यक्ति को ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। एक नास्तिक व्यक्ति जिसने आपको ट्रेन किया है तो उसकी भाषा इसी तरह की होगी जिस तरह की भाषा आपकी है। मैं ये जानता हूं कि मनुस्मृति आप के शरद बारे में पवार बोलो, जी के चेले हैं। मैं मनुस्मृति ये के बारे जानता में हूं बोलो, शरद पवार जी नास्तिक हैं, उनकी ईश्वर मनुस्मृति में के बारे में भगवान में बोलो, आस्था नहीं है, तो आप उन्हीं की तरह मनुस्मृति बात के बारे करेंगे, में बोलो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की मनुस्मृति के जनता बारे को में ये बोलो, बताना चाहता हूं कि इस तरह की मनुस्मृति के बारे में मूर्खतापूर्ण बोलो, बात करने वाले लोगों से तो कोई क्या डिबेट करेगा। मनुस्मृति के बारे में बोलो, मनुस्मृति के बारे में मनुस्मृति बोलो। आप जानते ही नहीं। आपने जो भ्रम फैलाया है वो भ्रम लोगों तक फैला के आप नया नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। मनुस्मृति अच्छी है या नहीं, ये बताओ। मनुस्मृति है कि आप क्या जानते हो मनुस्मृति के बारे में? आज ये मनुस्मृति आपको की डिबेट हो रही है क्या? यहाँ आपको राज्य मनुस्मृति घटना पे चाहिए किसी या दिन मनुस्मृति डिबेट करना, चाहिए? किसी दिन आपको मनुस्मृति पे राज्य डिबेट घटना कर चाहिए लेना या तो मनुस्मृति पे डिबेट करेंगे। आपको पहले आप संविधान बताओ चाहिए या शरद पवार मनुस्मृति नास्तिक चाहिए? है कि आस्तिक है? पहले बताओ शरद आपको पवार जी संविधान चाहिए या नास्तिक है कि मनुस्मृति आस्तिक है? चाहिए? शरद पवार जी नास्तिक है मनुस्मृति कि चाहिए आस्तिक या है? संविधान चाहिए? शरद पवार जी नास्तिक है कि आस्तिक हैं? शरद पवार जी आपको नास्तिक है कि मनुस्मृति आस्तिक हैं? चाहिए आप या शरद संविधान पवार जी के चाहिए? चेले हैं ना? आप शरद पवार जी के आपको चेले हैं संविधान ना? चाहिए या मनुस्मृति तो चाहिए, ये शरद बताओ। पवार जी नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं, पहले ये बताइए। शरद नास्तिक पवार जी मतलब क्या? नास्तिक हैं कि आस्तिक मतलब? आस्तिक हैं? पहले मेरे प्रश्न भगत का सिंह जवाब नास्तिक थे, दीजिए। शरद पवार जी कॉमरेड नास्तिक भगत हैं कि सिंह नास्तिक आस्तिक थे, हैं? कॉमरेड कौन है भगत शरद सिंह पवार नास्तिक जी? थे, शरद पवार जी नास्तिक कॉमरेड थे भगत कि सिंह नास्तिक नास्तिक थे, हैं? नास्तिक थे कि कॉमरेड भगत नास्तिक सिंह हैं? नास्तिक थे, नास्तिक कॉमरेड थे भगत कि सिंह नास्तिक नास्तिक थे, हैं? तो कॉमरेड अगर भगत शरद सिंह पवार जी नास्तिक थे। नास्तिक हैं तो आपसे मुझे इससे ज्यादा की कोई अपेक्षा ही मतलब नहीं। क्या? नास्तिक मतलब क्या? लेकिन संजय ठाकुर जी, जो आपसे लावंडे साहब ने पूछा कि भाई उद्धव ठाकरे जी के बारे में ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि वो मानसिक रूप से वो रोगी हैं, उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, उनको कौन मानता है, सब लोग हंसते हैं उन पे। तो सर संजय ठाकुर साहब, ऐसी भाषा का इस्तेमाल आपको लगता नहीं है कि इसको ज़रा अवॉइड किया जाए? संजय ठाकुर साहब नहीं, ऐसा है ना, इस देश को कोई लोग आग लगाने के लिए, बजाज साहब जी, अगर कोई लोग इस देश में आग लगाने के लिए बैठे हैं और वो लोग आग से खेल रहे हैं और इस देश को जलाना चाहते हैं तो उन लोगों की सही स्थिति का आकलन बताना पड़ेगा। बट वन थिंग इज देयर, ऑलराइट, ठीक है सर, आई डोंट एग्री विद यू ऑन दैट, क्योंकि उद्धव जी इज अ वेरी डियर फ्रेंड सर। तो आप इनको सम्मान दे सकते हैं ऐसे लोगों को। सर उद्धव जी इज अ वेरी रिस्पेक्टेड फ्रेंड. I have known him since he was a little boy because Bala Saheb Thackeray was a very dear friend of mine. तो I would not agree with that. मैं ऐसी भाषा किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन संजय ठाकुर जी, मेरा एक सजेशन है आपके, उसके बाद मैं भरत सिंह साहब के पास जाता हूं। सर छोटी सी बात सुनिए। जिस आदमी को जी, जिस किसी को भी देश की चिंता नहीं होगी, महाराष्ट्र की चिंता नहीं होगी, सर गलत बातें फैलाकर लोगों के मन में भ्रम फैलाकर जो लोग आग लगाना चाहेंगे, यहाँ की जनता को परेशान करना जी, अपने को कितने बच्चे हैं? चाहिए, सम्मानजनक भाषा का कितने प्रयोग। बच्चे? ठाकुर साहब 10 बच्चे पैदा किया कि नहीं? 10 बच्चे पैदा करने का आदेश है ना आरएसएस का। अभी 3 बच्चे बोले, अभी 3 बोला है सर, 3। मोहन भागवत जी ने 3 बोले हैं लावंडे से। भाई यही मैं कह रहा हूँ, ये कुतर गए। अभी इसका जवाब मैं इतना गंदा दे सकता हूँ कि इनके मुंह से बोली नहीं निकलेगी। लेकिन संजय ठाकुर साहब, प्रदीप जी एक सेकंड, एक छोटी सी बात। अच्छा संजय ठाकुर जी एक सेकंड पैदा करने का जवाब दे दूंगा इनको तो उठ के भाग जाएंगे। संजय ठाकुर जी कोई नहीं भागेगा, आप आराम से रहिए। लेकिन मेरी एक सलाह है आपसे, जो मैं खुद तो मैं कर रहा हूं, मैं अपने आप अपनी तरफ से, प्रदीप जी और मैं कर रहे हैं। सर मनुस्मृति के बारे में इतने भ्रम फैलाए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है पीपल शुड नो व्हाट मनुस्मृति इज। मेरा यह कहना है कि मनुस्मृति के बारे में ऐसा कहा गया है कि एज इफ इट्स अ डिस्ट्रक्टिव बुक, इट इज नॉट। सर लेट्स टेक अ लुक, आज सावित्रीबाई फुले की जन्मतिथि है, लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट इट सेज। व्हाट डज मनुस्मृति से अबाउट विमेन? आई विल नॉट रीड आउट द संस्कृत श्लोका, आई विल रीड इट आउट इन इंग्लिश फर्स्ट. Place where women are respected is where the deities, that is devatas, always reside. Where this does not happen, all religious acts become fruitless where women are not respected. This is what the Manusmriti says, sir.
तो मेरा ये कहना है कि मनुस्मृति के बारे में लोगों को जरा अध्ययन करना चाहिए। भरत ये सिंह जी, मैं मानता हूं। अब आप भरत सिंह जी, आप भरत सिंह बोले। जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मोदी जी स्वेयर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हर चीज से आगे है, मोदी जी कहता है, अमित शाह जी कहते हैं, राहुल जी फिर बार बार आरोप लगाते हैं कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। ये देश मनुस्मृति तो कौन चलाना चाहता है? भरत सिंह जी, क्या मोदी जी मनुस्मृति से चला रहे हैं? क्या संविधान मनुस्मृति है? देखिए, ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि देश को किस तरह से चलाना चाहते हैं। भाजपा पूरे देश को किस तरह से चलाना चाहती है। क्या वो संविधान से चलाना चाहती है? अब भी कुछ बचा हुआ है। बीड़ के मामले को देख लीजिए, परभनी के मामले को देख लीजिए, बदलापुर के मामले को देख लीजिए, कल्याण के मामले को देख लीजिए, मुंबई के मामले को देख लीजिए। उसके बाद में भी लगता है देश में तो बहुत सारे मामले हैं। मैं जहां बैठे हैं हम, मैं उस प्रदेश की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरह से घटित हो रहा है, जिस तरह से घटनाएं को घटाया जा रहा है और एक होम मिनिस्टर चुपचाप बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है। देखिए, संजय जी की बातों को मैं सुन रहा था, बहुत गौर से मैं ध्यान से सुना। उन्होंने 3-4 आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो है इमरजेंसी की बात की। इमरजेंसी पे पूरी कांग्रेस ने माफी मांग ली है संजय जी, शायद आपको पता होगा। क्या मोदी जी ने जो अभी तक जितने जो अभी किए हैं, जितने करामात कर रहे हैं, क्या उसके लिए एक माफी मांगेंगे क्या मोदी जी? कभी देश के सामने आके जो है ये कहेंगे कि हम मुझसे गलती हो गई, नोटबंदी सबसे बड़ा गलती था? क्या नोटबंदी को आप मानेंगे गलती? आके माफी मांगेंगे? कि सिर्फ भाषण में कह देना कि मुझे अगर 50 दिन का समय दे दो, अगर मैं गलत साबित हुआ तो किसी भी चौराहे पे फांसी दे दो? क्या ये मुमकिन है? ठीक है, ये जुमला है, आपके हिसाब से जुमले में आपने कह दिया कि भाई ठीक है, 50 दिन में कहीं भी चौराहे पे फांसी दे देना। कोई फांसी नहीं देने वाला है। लेकिन क्या जो नोटबंदी की है उससे जो बहनों का शादी ब्याह रुक गया, जो माताएं लाइन में लगा के उनकी मौत हो गई, बहुत सारे घर उजड़ गए, क्या उसके लिए देश से माफी मांगे क्या? जिस तरह से आप कहते निरेटिव, क्या निरेटिव सेट किया भाई हमने या विपक्ष ने? क्या निरेटिव सेट किया बताइए 2024 के चुनाव में? ये आपके ही सांसद, आपके ही मंत्री, आपके ही नेता कहते थे ना कि 400 सीट हमें दे दीजिए, हम जो है संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे। ये क्या कांग्रेस पार्टी कहती थी कि विपक्ष कहता था कि शरद पवार जी कहते थे कि ममता बनर्जी जी कहती थी कि अखिलेश यादव कहते थे कि लालू जी कहते थे? ये कहने वाले भी तो आपके ही जो सांसद थे, चाहे वो लल्लू प्रसाद हो, चाहे आप चले जाओ राजस्थान के एक मंत्री है उनके, कर्नाटक में आपके एक नेता है उनके, सारे लोग तो आप ही लोग तो कह रहे थे ना। और उसी चीज को हमने उठा के देश की जनता के सामने रखा। तो कौन सा हमने भ्रम फैलाया भाई? तो भ्रम फैलाने का ये जो ढोंग है और ये जो आप लोग बताते हैं ना, इसको बंद कर दीजिए। आप मान लीजिए कि आप संविधान को खत्म करना चाहते, अगर नहीं करते तो संसद के अंदर क्या मजाल है कि जो है एक अमित शाह जी ये कह दे अम्बेडकर छोड़िए। क्या आप अम्बेडकर की रट लगा के रखते हो? उससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता था। अरे इस देश में अम्बेडकर जी की पूजा होती है, इस देश में अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं और उसको आप अम्बेडकर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप संविधान को भी नहीं मानते और अम्बेडकर जी को तो आप मानते ही नहीं है। आपने कभी नहीं अम्बेडकर जी को माना। वो आरएसएस जो आपके शाखा, जो जिससे आप लोग एक जन्म लिए हैं, जिस शाखा से, उस शाखा ने तो कितने सालों तक जो है तिरंगा फहराए नहीं अपने जो है ऑफिस में। तो आप किसकी बात करते हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों को भी देश में अस्थिरता जो फैलाने का आप जो एक तरीका ढूंढ के लाए हैं कि हर भाई को भाई से लड़ाना, चाचा को भतीजे से लड़ाना, एक जाति को दूसरे से जाति से लड़ाना, ये कब से हुआ बताइए? आप मुझे बताइए संजय जी, हिंदुस्तान में कब खतरे में पड़ता है हिंदू? जब भाजपा आती है तब खतरे में हिंदू पड़ जाता है। इसके पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं होता है। आप बताएं, 100 करोड़ के ऊपर हमारी आबादी है और हम खतरे में हैं? बताइए, जो 27-30 करोड़ की आबादी है वो तो खतरे में नहीं है, हम खतरे में हो गए। आप निगेटिव फैलाते हैं पूरे देश के सामने, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, बच जाओ, बटोगे तो कटोगे। क्या है ये भाई? कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? इस देश में कोई बटने वाला नहीं है संजय जी, कोई कटने वाला नहीं है। हम सब मिलजुल के रहते हैं। आपके पड़ोस में भी शायद कोई मुस्लिम समाज होगा, बाकी क्रिश्चियन भी होगा, सिख भी होगा, हो सकता है आपके दोस्त भी होंगे। क्या आप लोग बटे हैं, कटे हैं क्या? नहीं ना।
तो ये सारा निरेटिव जो है वो भाजपा फैलाती है बजाज जी। ये सारा चीज जो है जिसको आडंबर कहते हैं, ये सब लेके आती है भाजपा और देश के सामने बताती है। और जब इसमें फेल हो जाते हैं तो संजय भाई जैसे प्रवक्ता को टीवी पे भेज देते हैं, बोल दीजिए नहीं आप निरेटिव सेट कर रहे थे, आप लोग निरेटिव सेट किए, उसमें आपने इतना सीट जीत लिए। कुछ ऐसा नहीं होता है, कोई निरेटिव सेट नहीं है। जो आपने बोया था उसको आपने काटा है। लेकिन सर लेकिन भरत सिंह जी, संजय ठाकुर साहब ने जो कुछ भी बोला, चलिए उनकी भाषा जो उद्धव ठाकरे जी के प्रति थी उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन बाकी सब जो उन्होंने बोला है उसमें कोई तथ्यों के आधार पे तो कोई गलती नहीं करी है ना। जो तथ्य हैं वो तो है ही ना, सामने सबके सामने है ना। जी मैंने कहा राजीव जी इमरजेंसी लगाना हमारी गलती थी, हमने उसको स्वीकार किया, हर मंच से कहा है। तो अच्छा ये बताइए, कोई गलती होती है तो उसके लिए आदमी माफी मांगता है ना। इनके नेता तो माफी मांगने को तैयार नहीं। इंदिरा जी ने माफी मांगी थी एकदम। कह देना आके, इंदिरा जी ने मांगी, मोदी जी आके कहे कि नोटबंदी हमारे लिए जो है गलत साबित हुई, हम उसके लिए देश से माफी मांगते हैं। कितने बहनों की शादी टूट गई होगी, संजय जी को अच्छी तरह से पता है। कितने घर बर्बाद हो गए, या संजय जी को पता है। कितना देश आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, ये संजय जी को पता है। क्या उसके लिए देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जिस तरह से अंबेडकर जी की अवमानना के, जिस तरह से वो जो उन्होंने संसद में कहा, उसके लिए माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, लोग कभी नहीं मांग सकते। राइट, लेट्स गो टू लवंडे साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने क्लियर कट कहा कि देश संविधान से चलेगा। मोहन भागवत जी ने कहा कि हम पूरे दुनिया को दिखा देंगे कि इस देश में सब लोग कैसे शांति से अपने आप जुलमुल कर ले रहे हैं। तो हम आगे जाकर उन्होंने कहा कि और विद्रोह देश में नहीं फैलना चाहिए, हर चीज में हम मंदिर के, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत। तो मोहन भागवत जी का पीस का संदेश, यूनिटी का संदेश है, तो मनुस्मृति कहां आ गए लवंडे साहब उसमें? हाँ, यही है वो। आप अगर मोहन जी भागवत का हर एक भाषण निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हर टाइम अलग अलग बातें करती है। इलेक्शन के पहले अलग बात रहती है, उनके 50 विंग है, 50 अलग अलग विंग है। अलग विंग से अलग अलग बातें करनी पड़ती है। जो महाराज लोग है अभी यूपी बिहार से, जो महाराज लोग, महंत बाबा बुआ है, वो कालीचरण होगा, बहुत सारे महाराज लोग है, महंत लोग है, वो क्या बातें करते हैं? हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर मोहन जी भागवत संविधान की बातें करने लगे हैं तो अच्छा है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं बोलते कि मनुस्मृति नहीं चलेगी, वो कभी नहीं बोलेंगे। ये अगर बोलेंगे तो ठीक है। उस एक बार वो बोले कि इधर की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण लोगों ने तैयार की है, तो ब्राह्मणों ने पाप क्षालन करना पड़ेगा। कितने ब्राह्मण लोगों ने पाप क्षालन किया? एक है नाम? नहीं है। लेकिन इधर हर एक भाषा अलग अलग तरीके से इधर बढ़ाना, 50 विंग है आरएसएस के, अभाविप के माध्यम से अलग बातें फैलाना, सोशल मीडिया के माध्यम से अलग बातें फैलाना, बहुत सारी बातें उनकी। वो कभी मनुस्मृति का निषेध नहीं करेंगे। किया है तो हमें बताओ कि कभी भागवत जी ने जो मनुस्मृति उनका खिलाफ बोले। भागवत जी कभी नागपुर में, अगर वो हेडक्वार्टर में आरएसएस के जाते हैं, तो बौद्ध धम्म दीक्षा दी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नागपुर में, उधर वो जो स्मारक है उनका, उधर कभी गए क्या मोहन भागवत, बाबा साहेब अम्बेडकर इधर? और आरएसएस के जो ऑफिस है हेडक्वार्टर, उधर हेडगेवार गोलवलकर के सिवाय अन्य किसी का फोटो है उधर? इधर का वारकरी संप्रदाय है, इधर का महानुभव पंथ है, इनके खिलाफ कौन थे? मुस्लिम थे क्या? हमारे संतों को तुकाराम महाराज होंगे, ज्ञानेश्वर महाराज होंगे, अब हमारे सब समाज सुधारक होंगे, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले होंगे, इनको किसने मारा? मुसलमानों ने मारा क्या? महात्मा गांधी का खून किसने किया? मुसलमानों ने किया क्या? अगर इतिहास में गए तो इनके सारे कारनामे अपने सामने आते हैं। वो कभी ही मनुस्मृति का निषेध नहीं करते। अपने ऑफिस में अगर वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तैल चित्र लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, तो हम मानेंगे। मनुस्मृति का निषेध करेंगे तो हम मानेंगे, लेकिन वो नहीं करते। इधर महाराष्ट्र में ओबीसी मराठा वाद किसने लगाया? गवर्नमेंट ने लगाया। मराठा को बताया ओबीसी तुम्हारे शत्रु है, और ओबीसी को बताया मराठा तुम्हारा शत्रु है। ऐसे बता के मराठा ओबीसी का वाद लगा दिया। आरक्षण का कोई सवाल मनमोहन सिंह साहब के टाइम में जो हुए, वो तो अभी नरेंद्र मोदी ने कभी आरक्षण के बारे में कभी मन की बात नहीं की, क्योंकि वो आरक्षण के खिलाफ है, वो समता के खिलाफ है। उनकी करनी अलग है और बात अलग है। राइट, लेट्स गो अक्रॉस टू संजय ठाकुर साहब। संजय ठाकुर साहब, दो चीज तो है। नंबर एक, आज सावित्रीबाई फुले जी की जन्मतिथि भी है ना। सावित्रीबाई फुले का जो स्कूल था पहला, उसकी वो जो प्रॉपर्टी थी वो फातिमा शेख की थी। दैट इज ऑल्सो देयर।
That's a perfect example of Hindu-Muslim unity at that time. That is number one. Number two, जो अभी अभी लावंडे साहब ने कहा कि आरएसएस हेडक्वार्टर्स में वो सब तस्वीरें क्यों नहीं है जिनकी वो बात कर रहे हैं, ठाकुर साहब। देखिए ऐसा है ना बजा साहब, जी बोलिए सर। कि जब आपको सिर्फ अभी लावंडे जी ने अभी बात करते करते कहा हिंदुत्व, भाई हिंदुत्व 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 की बात करना कोई गुनाह है क्या? और इस देश में हिंदू है नहीं, उनकी किसी ने बात नहीं करनी चाहिए क्या? और आपके इतना समझाने के बाद में भी उनकी सुई वहीं अटकी है, मनुस्मृति मनुस्मृति मनुस्मृति। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग एजेंडा सेट करना चाहते हैं। जुमलेबाजी, भरत कह रहे हैं जुमलेबाजी, तो गरीबी हटाओ जुमलेबाजी नहीं था तो और क्या था? भरत सिंह इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं संविधान संशोधन, बताएं संविधान के कितने संशोधन हुए अब तक? और इनसे पूछिए कि संविधान के कौन से संशोधन में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था, और जब वो जोड़ा गया उसके पहले क्या भारत सेक्युलर नहीं था क्या? धर्मनिरपेक्ष नहीं था क्या? आपको तकलीफ क्या है? तो संविधान को तोड़े आप बोलते हैं तो मैं बोलता हूं क्या? आपकी किसी तकलीफ के लिए मैं बोल रहा हूं? झूठ बोलो, रगड़ से बोलो, झूठ बोलो, रगड़ से उसको सुनो, जो बोल रहा हूं झूठ बोलो, रगड़ के बोलो, जो बोल रहा हूं उसको सुनो, सुनोगे तो कुछ समझोगे, कुछ सीखोगे। हमने जो सवाल उपस्थित किए उनका जवाब दे दो ना। तुम्हारे सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, तुम्हारी सुनने की ताकत नहीं है तो क्या करूं? आरएसएस के ऑफिस में डॉक्टर वही बाबा तो कह साहब रहा हूं, अम्बेडकर का, सुनो ना महात्मा मेरे फुले का सवाल को। क्यों फोटो मेरा नहीं है, ये जवाब सुनने बताओ। की हिम्मत ही नहीं है तुम्हारी, तो सुनोगे क्या? जी बोलिए संजय ठाकुर जी, आप बोले प्लीज। आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं, संजय ठाकुर जी बोलिए प्लीज। का प्रवक्ता हूं संजय ठाकुर जी। आरएसएस की भी है ना, भाजपा का और आरएसएस का नाता क्या है? संजय ठाकुर जी बोलिए सर। अरे भाई भारत आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का वही नाता है जो तुम्हारा और शरद पवार जी का नाता है। क्या बात कर रहे हैं, कितने बच्चे की तरह बात कर रहे जी का हैं। क्या नाता है, यही तो पूछ रहा हूँ। शरद पवार हमारे लीडर है, शरद पवार हमारे लीडर है। अच्छा लीडर, तो आरएसएस भी तो इनकी लीडर हो गई ना। आरएसएस तो पूरी तो दुनिया की मानते नहीं लीडर है, तुम्हारी हैसियत नहीं है आरएसएस की बात करने की। अभी आरएसएस पे डिबेट नहीं हो रही है। आरएसएस बीजेपी अलग है क्या? आरएसएस और बीजेपी अलग अलग है क्या? अगर अलग है तो हाफ चड्डी पहन के वो दशहरे के दिन में क्यों जाते हैं नागपुर सब लीडर तुम्हारे बीजेपी के? ये तुम्हारी मन की कुंठा है, कुत्सित भावना है। हाफ चड्डी कुत्सित भावना में सच है, की क्या बात है? ये सच है ना। पैंट पहनती है तुमको पता है। हर दशहरे के दिन तुम संचलन के लिए बीजेपी के लीडर जाते कि नहीं जाते? तो क्यों नहीं जाना चाहिए? तो आरएसएस और बीजेपी एक ही है ना। नहीं क्यों नहीं जाना चाहिए? आरएसएस बीजेपी एक ही है ना। तो क्यों शरद पवार जी जहां जहां जाते हैं वो सब एक हैं? शरद पवार जी बहुत जगहों पे गए हैं। शरद पवार जी प्लेन पकड़ के दाऊद इब्राहिम से भी मिलने गए हैं। हमारी कोई माता पिता सौंपा नहीं आ गए। तो शरद पवार और दाऊद इब्राहिम एक हैं। तुमको नहीं पता लवंडे जी, ये बैठे हैं पूछिए अनिल राय का, उसी प्लेन में बैठ के गया था। मनुस्मृति को मानते हैं कि नहीं मानते बताओ। मनुस्मृति का लेकिन संजय ठाकुर साहब लवंडे साहब क्या मिलने गए थे दुबई प्लेन में? दो चीजें सामने रखना चाहता हूं। हो सकता है लवंडे साहब, भरत सिंह जी आपको पसंद ना आए, हो सकता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द बीजेपी, नेवर वॉज। वैसे भी आई डोंट थिंक द बीजेपी विल हैव मी, लेट्स बी वेरी क्लियर, बिकॉज आई विल डेफिनेटली ऑब्जेक्ट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू हैव मी इन द फर्स्ट प्लेस। नाउ मेरे जैसे बंदे को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने लायक नहीं है, ये मैं समझता हूं। लेकिन ऐसा है सर, जब ये बार बार बात आती है, संजय ठाकुर साहब जरा ध्यान से सुनिए, आप इस पे जरा रोशनी डालें प्लीज। आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया, ये कहा जाता है। सर, एज फार एज आई नो, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस पे अलाउड था एक समय तक, जब तक कि वो हमारे भाई साहब जो हैं उधर कुरुक्षेत्र से जो इस बार दोबारा जीत के आए हैं बीजेपी के टिकट पे, उसके पहले गैर सरकारी संस्थाओं पर या अपने घरों पर तिरंगा झंडा आप नहीं फैला सकते थे, एज फार एज आई नो। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, संजय ठाकुर साहब,
RSS is a private organization. It's an NGO effectively. नहीं, एनजीओ नहीं है, एनजीओ नहीं, रजिस्टर नहीं है किधर। नहीं, ओके, व्हाटएवर इट इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, सांस्कृतिक संस्था है, जो भी है। उनका अकाउंट कौन चलाता है? बैंक अकाउंट कौन चलाता है जी? उनका ऑडिट कभी होता है क्या? तो उसके ऊपर सर, आरएसएस के जितने संस्थापक हैं, जिन लोगों ने आरएसएस की संस्थापना करी, तस्वीरें तो उन्हीं की होंगी ना। अब ये तो उनके ऊपर है कि किसकी तस्वीर लगाएं, किसकी ना लगाएं। संजय ठाकुर जी, देखिए, ऐसा है प्रकाश साहब कि अगर ये लोग सुने तो मैं बताऊं इन लोगों को, और तो बोलिए ना सर, बोलिए। दो चीजें। एक तो आपने इनको बता दिया कि ये इजाजत ही नहीं थी जी। ये इजाजत भी, देखिए, नैरेटिव ऐसे ही सेट किया, इसी को बोलते हैं नैरेटिव सेट करना। झंडा क्यों नहीं फहराया जाता, इसका कारण आपने बता दिया। और अब झंडा फहराया जाता है, उसका कारण यह है कि इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया और इस देश के लोगों को इस बात की इजाजत दी कि अब देश के दूसरे लोग भी अपने घरों पे तिरंगा फहरा सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ी विभत्स बात है कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत अभी छोटे लोग हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि कांग्रेस की स्वयं इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस की सरकारों ने समय समय पे आरएसएस की तारीफ की है रिलीफ वर्क करते हुए। इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। और रही बात है लवंडे जी की, तो इनको क्या है, अपने घर से शरद पवार जी का एड्रेस खाली पता है, बाकी पूरे देश की राजनीति का नहीं इनको कुछ पता है, ना कोई लेना तो नहीं इनको। इसलिए अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला खत्म हो गया क्या? अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला खत्म हो गया? अगर इनको ये मोदी झूठ बोले, मोदी झूठ बोले या सच बोले? अगर इनकी मोदी भोपाल में सच बोले या झूठ बोले? अगर मोदी सच बोले, मोदी भोपाल सर, उनको बोलने दीजिए ना। 70,000 करोड़ का घोटाला किधर गया? लाउंडे साहब को बोलने तो दीजिए। मैं एक वक्त बोलता नहीं, और जब मैं बोलने लगता हूं तो बर्दाश्त नहीं होता आप लोगों से। क्यों? झूठ बोलो, रगड़ के बोलो, झूठ बोलो, यही रगड़ तो के कह रहा बोलो। हूं ना, दुनिया के सबसे बड़े झूठे दूसरों को झूठा कहते हैं। हर झूठे को लगता है मोदी कि जी संसार भोपाल में झूठ सच, बोलता है। मोदी जी हर झूठे व्यक्ति को प्रधानमंत्री ये मोदी जी लगता है कि भोपाल में संसार सच बोले या झूठ झूठ बोले? मोदी हर जी झूठे भोपाल व्यक्ति में को सच लगता है बोले कि या झूठ संसार बोले? झूठ बोल रहा है। हर 70,000 करोड़ का घोटाला झूठ था या सच था? जी, 70,000 करोड़ का घोटाला सच था या झूठ था? भोपाल में प्रधानमंत्री झूठ बोले या सच बोले? अरे ये बात मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से शरद पवार जी बताएंगे घोटाला था कि नहीं था, मुझसे ज्यादा। अरे प्रधानमंत्री बोले, हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं क्या? लवंडे साहब, बीच में शरद पवार साहब के जिस प्रकार से अंदरूनी बहुत विद्रोह था, आप भी उस विद्रोह में थोड़ा शामिल था। आपने कहा कि लोगों को अपना सम्मान पार्टी में नहीं मिल रहा है। क्या शरद पवार साहब के पार्टी के अंदर जो विद्रोह था वो खत्म हो गया? क्या सब आपका सुनवाई हुआ, नहीं हुआ? क्या स्टेटस क्या है लवंडे साहब? इनको सम्मान प्रवक्ता बना, ऐसा कोई विद्रोह नहीं है, ऐसा कोई विद्रोह नहीं है। ईडी सीबीआई जो लगाया, आप भूल गए होंगे शायद पत्रकार, कि भोपाल में देश के प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं और 5वें दिन अजीत पवार डिप्टी सीएम बीजेपी के साथ बनते हैं। सब गुजरात वॉशिंग मशीन में डालते हैं और वो सब लोग अच्छे होते हैं। हमारे पार्टी के अंदर जो जो लोग थे उनको ईडी सीबीआई की नोटिस लगाई और उनको अपने बाजी में लिया, बारकी तोड़ी। अजीत पवार खुशी से उधर नहीं गए हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ये जो लगाए हैं और नोटिस जेल की भीति रखा उन्होंने। अभी अजीत पवार अगर ईडी के खिलाफ जाते तो अंदर जाते ना जी। इसके ईडी के खिलाफ जाने से बीजेपी के साथ जाना बहुत अच्छा लगा ना उनको। मगर सब लोग भुजबल साहब, तटकरे, दिलीप सबके पास ईडी सीबीआई का नोटिस है, सबके पास ईडी सीबीआई का नोटिस है ना। प्रफुल्ल पटेल की प्रफुल्ल पटेल का मुरली का 2 फ्लैट 2 बंगला ईडी ने तुरंत छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया। अभी कोई ब्लेम नहीं किसी के ऊपर। अभी किरीट सोमैया किधर गए मालूम नहीं। देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े 2014 में जल संपदा घोटाले का बड़ी गाड़ी भर के पेपर लाके आए थे, किधर गए वो सब? किरीट सोमैया अभी किधर गए? और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वो भी था कुछ शायद, और बहुत सारे, वो बताने को 10 मिनट लगेंगे मेरे को। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं भोपाल में कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अगर 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये प्रधानमंत्री ने बताया है। देश के प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना।
सर इरिगेशन स्कैम जो है उसके बारे में देवेंद्र फडणवीस जी बहुत पहले से ही बोल रहे थे, जब से वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे उन्होंने ये कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट 2014 के पहले तब से ही वो बोल रहे थे कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा, और उन्होंने नाम भी लिया था कि ये सब लोग जो हैं वो जेल में होंगे। आज वो उनके साथ में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ द पॉइंट इज दैट्स द वे पॉलिटिक्स इज इन दिस कंट्री, वेदर वी लाइक इट और नॉट। और भरत सिंह जी, आदरणीय सम्मानीय अजीत दादा पवार को तो क्लीन चिट भी मिल गई कई कई जगह से, और उनकी जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी वो भी वापस दे रहे हैं। अब तो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया भरत सिंह साहब, 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दी भी जी। तो भाई लेकिन अभी 1583 करोड़ जो हैं वो वापस मिल रहे हैं उनको। जी बोलिए सर। तो भाई इसमें राजीव जी आपको तकलीफ क्या? सर मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे क्या तकलीफ अरे है? भाई आपको, राजीव भाई जी ऐसे ऐसे जितने भी घोटालेबाज होंगे ना, वो सब भाजपा में जाने के बाद एकदम अभी कुंभ मेला शुरू हो रहा है ना, जी, कुंभ जी, नहा हो रहा के है। आएंगे। जी वो कुंभ नहा लेंगे। संजय भाई बोलेंगे कि ये लोग जो आए हैं सब एकदम साफ सुथरे जो है, वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी इनके पास है। कुंभ मेला जो है अब उसमें डुबकी लगा लेंगे। ये 1,000 2,000 5,000 करोड़ की बात क्या कर रहे हैं? 70 हजार करोड़ देश के प्रधानमंत्री जी आरोप भी लगाते हैं, उसके बाद में अपनी पार्टी में भी लेते हैं, और साथ में उस पे इनाम भी देते हैं डेप्यूटी सीएम का। जब तक आप रहेंगे, जिंदगी भर आप डेप्यूटी सीएम बने रहेंगे, ये मेरा वादा है। अब चाहे अशोक चौहान जी हो, उनके ऊपर आरोप लगता है, दबाव बनता है, फिर हो जाते हैं, उनको जो है राज्यसभा तुरंत मिल जाता है। आप राज्यसभा रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। मतलब भाजपा पार्टी वो पार्टी हो गई है कि जो भी जितने भी क्रिमिनल हो, चाहे वो दागदार हो, चाहे वो घोटालेबाज हो, आप उनकी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई माई का लाल आपको तकलीफ नहीं देगा। तो और सर कोई आप पत्रकार इस तरह सर से, आप गलती कोई कर रहे पत्रकार हैं। आप जैसा कोई पत्रकार अगर सवाल कर जी। लिया तो वो भी कटघरे में खड़ा हो जाएगा, दूसरे दिन जी। उसको भी फोन आने लगेगा। तो इस तरह से बोलना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। भरत सिंह जी, बस संजय ठाकुर साहब ने जो कहा कि गरीबी हटाओ, ये सबसे बड़ा जुमला था कांग्रेस का। इंदिरा जी ने जो घोषणा दिया था, आज मोदी जी को पूरा करना पड़ रहा है। 12 करोड़ शौचालय, हर घर देखिए, नल से जल, आयुष्मान, उज्ज्वला, आवास, 4 करोड़ घर बनाना, ये आप अगर गरीबी हटाओ के वक्त ये सब आप हटा देते तो आज मोदी साहब को इतना मशक्कत करना नहीं नारा पड़ता। दिया था, सुनिए ना, जब इंदिरा जी ने नारा दिया था, मुझे लगता है कि आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए, कितने लोगों को उन्होंने इससे मुक्ति दिलाई, गरीबी से। एक चीज, और दूसरा जुमला की आप बात करते हैं, आप मुझे बताइए 15 लाख का जुमला किसने दिया था? अरे भाई, जुमला तो आके टीवी पे, चैनल पे, न्यूज पे कह के गया जो है अमित शाह कि अरे ये तो जुमला होता है राजनीति में, ये तो चुनाव के समय जुमला कहा जाता वो है। गलती इससे करी बड़ा थी। देश की जनता के साथ, वो इससे अमित शाह बड़ा साहब से देश गलती की हुई। जनता के साथ। हाँ जी, वो अमित शाह साहब से गलती हुई है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कहा नहीं था। लेकिन अच्छा, लेकिन अमित शाह साहब ने ये कह के हाँ। ये चुनावी जुमला था। मुझे याद है एबीपी न्यूज पे कहा था, एक नहीं इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा था नहीं, जी। मतलब इसमें कौन गलत है? नहीं, इसमें कौन, मतलब झूठा और कौन सच्चा है? सर ऐसा मोदी जी है, झूठे सच्चे हैं कि अमित शाह है? सर ऐसा है, देखिए, मोदी जी ने यह कहा था कि अगर भारत का जो ब्लैक मनी, काला धन फॉरेन बैंक्स में है, अगर वो पूरा भारत में आ जाए तो हर एक के अकाउंट में 15 लाख आ सकते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उन्होंने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया कि हर एक को 15 लाख मिलने वाले हैं। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा। जी मैं बोलिए। फिर, अरे भाई, अच्छा, फिर वही कह रहा हूं मैं। अब फिर आप जो है, अब सुनिए, एक नेता अगर ये कहता है कि पूरा काला धन लाने की गारंटी मेरी, जी ये है। किसने कहा था? ये किसने कहा था? जी काला धन लाने की बात कही थी कि नहीं नरेंद्र मोदी बिल्कुल जी ने? बिल्कुल कही थी सर। 100 दिन में, अभी भी बोल 100 रहे हैं। दिन में। अच्छा, वही काले धन को लाके 15-15 लाख रुपया देने की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? देने की बात नहीं हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि अगर आ जाए तो हर एक के अकाउंट में 15 लाख आ सकते हैं। अरे भाई, आ सकते हैं, मतलब जाने आपने तो कहा कितना ना। काला धन है? अच्छा, कितना काला धन है? भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता संजय भाई जैसे ही लोग आके टीवी पे बैठ के बोले ना कि 15 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, तभी तो जो है बम्पर वोटों से जीत के आए। जी। अगर ये बोलते कि 15 लाख मैं ले लूंगा, 15 लाख मैं ले लूंगा, तो कोई इनको वोट देता क्या? तो आप उसको
आप इस तरह से देखिए ना, फिर इनके एक मंत्री आके, एक नेता आके ये कहते हैं ना एबीपी न्यूज पे, ये तो जुमला था। लेकिन हमने जुमला नहीं कहा था, हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उस समय आप देखिए कि कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, उनको काम दिया, व्यवसाय दिया। ये तो आए जब से तो रोजगार छीनते जा रहे हैं, काम छीनते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भरत सिंह जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। सर मैं बहुत पुराना पत्रकार हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है, जो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो 1971 में दिया गया था, इंदिरा जी ने दिया था 1971 की इलेक्शंस में। उसके बाद बांग्लादेश की वॉर छिड़ गई थी, उसके अंदर जो भारत का खर्चा हुआ उसमें कहां गरीबी हटाओ कहां कुछ और। सर हम लोगों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, ये भी तो याद रखिए। 1971 की जो बांग्लादेश वॉर हुई है उसके अंदर वो याद है, वो संजय भाई को याद दिलाइए, वो संजय भाई को याद दिलाइए। अगर वो बोलेंगे तो मैं बोलूंगा दौर से गुजरे थे, हमारी स्थिति क्या थी, 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को आज मोदी साहब खाना देना पड़ रहा है, बेसिक नेसेसिटीज। ये खाना नाम्बियार जी कांग्रेस पार्टी राइट ऑफ फूड्स में लेके आई थी। आप देखिए, याद करिए 2009 में जब जो मनमोहन सिंह जी ने कौन दिया था, 2 रुपए में हम 2 रुपए किलो अनाज देते थे जी। मगर देना आप तो याद पड़ रहा है मोदी साहब को करिए, अभी। ये तो जुमला, ये तो झूठा भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी है। जब देखो जुमलेबाजी करती है। संजय ठाकुर साहब, आपने अभी तक सुना सब कुछ, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर आप? भारत के आज की तारीख में पूरा सवाल सुन ले सर। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार चल रही है, तीसरी बार वो सरकार बनी है। आपके पास जो अभी साधन हैं वो बहुत विशाल हैं। 1971 में जब इंदिरा जी ने यह नारा दिया था तब भारत की इकोनॉमी बहुत छोटी थी, बहुत कम थी। उन्होंने अपनी तरफ से जो किया सो किया। आज की तारीख में आपके पास जो साधन हैं वो ऐसे हैं कि यू आर एबल टू परफॉर्म अ मिरेकल ओवरनाइट सर। संजय ठाकुर साहब अब आप बोले प्लीज। देखिए बजाज साहब जी बोलिए। मैंने जब डिबेट की ओपनिंग ही इस बात से की थी कि किसने क्या कहा क्या किया, हम उस पे जाते ही नहीं। हम क्या कर सकेंगे, हमको देश का क्या करना है, अपना एजेंडा तय है। बस सवाल यह है ना कि अभी देखिए इस पूरी डिबेट में जब मैं बोलने लग, ये लोग बोलते हैं मैं चुपचाप सुनता हूँ जी। मैं जब बोलने लगता हूँ, तथ्य बताने लगता हूँ तो ये लोग बीच में शुरू हो जाते हैं और वो सवालों का जवाब पीछे छूट जाता है, आप अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये देखिए डिबेट को डिरेल करने का तरीका है और यही तरीका है इन लोगों का। क्योंकि इनको सच्चाई सुनेंगे तो लोगों के सामने चीजें आ जाएंगी। बार बार कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं। भैया किस किस की माफी मांगोगे जी? किसकी माफी मांगोगे? साहबानों की माफी मांगोगे, भागलपुर दंगे की माफी मांगोगे, 84 के दंगों की माफी मांगोगे, किसकी? इसी तरह से पूरे देश में फिर वही करोगे आप, डिरेल करोगे आप। सर उनको बोलने तो दीजिए। संजय भाई माफी तो आपको देश से मांगा। पुलवामा में के लिए माफी मांगोगे कि नांदेड़ के लिए माफी मांगोगे? अरे भरत सिंह जी उनको बोलने तो दीजिए। भरत सिंह जी जब आप बोल रहे थे, चुप कराइए इन लोगों को। भरत सिंह जी जब आप बोल रहे थे संजय ठाकुर जी ने एक शब्द नहीं बोला। राजीव भाई मैं बीच में नहीं बोला था, लेकिन गलत तथ्य दे रहे हैं। लेकिन सर गलत तो मैं तय करूंगा ना सर, आप कैसे तय करेंगे? आपको अगर कुछ बोलना है तो मैं आपके पास आऊंगा ना। भरत सिंह जी आप अपना हाथ उठाइए, बोलिए, मैं आपके पास आता हूं वापस। सर आई कम टू यू, आई प्रॉमिस सर, इट्स अ कमिटमेंट, आई कम टू यू। सर आप भाग रहे हैं, संजय ठाकुर जी का जवाब सुन के जाइए। मुझे 8 बजे दूसरे डिबेट में जाना है। सर संजय ठाकुर जी के बारे में आपने बहुत कुछ कहा, उनका जवाब सुन के जाइए सर, प्लीज जाइए। 2 मिनट तो रुकिए, 2 मिनट बोल लीजिए, 2 मिनट तो रुकिए। संजय ठाकुर जी बोलिए। ये देखिए 8 बजे दूसरे डिबेट पे जाना है। आई अंडरस्टैंड सर। संजय ठाकुर जी बोलिए प्लीज। ये मेरे बारे में क्या कहेंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन इनको जानना पड़ेगा ये कि मध्य प्रदेश के किसानों पे किस तरह से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए गोली चलाई गई। 84 के दंगों में क्या हुआ जी? भागलपुर के दंगों में क्या हुआ? साहबानों का जजमेंट क्यों कराया गया? ये सब चीज इनके लिए माफी मांगने के लिए हजारों चीजें माफी नहीं मांग सकते। क्या हुआ गोधरा में क्या हुआ? और दिल्ली लेकिन में मैं यही कह रहा हूँ 700 किसानों ने शहादत दी पर गोलियां। और क्योंकि ये सत्ता से बिल्कुल बाहर है, बहुत सारी चीजें संजय भाई बहुत सारे चीज है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि पुलवामा में क्या हुआ, आपसे ये पूछा जाएगा गोधरा में क्या हुआ, आपसे ये पूछा जाएगा कि देश के किसानों को 700 किसान शहीद होते हैं तो आप क्या कर रहे थे? ये पूछेगा देश आपसे,
ये बार बार इतने पूछेगा बेशर्म लोग इस हैं देश में हिंदू कि अभी भी मुसलमान का इनको इस दंगा देश की कराने वाली सीमाओं पे पार्टी कौन है? हिंदू 50 मुसलमान साल। को अलग और कराने मुझे वाली दुख पार्टी होता है कौन कि है? जब इस तरह के जाति लोग जाति में झगड़ा लगाने वाली पार्टी कौन है? ये देश आपसे पूछेगा, ये सवाल करेगा। ये देश नमस्कार। पूछ ही रहा है तुमसे, इसीलिए कांग्रेस इस तरह से इस नौबत में आ गई है। और आने वाले 20 सालों तक कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस इस देश मजबूत की है और मजबूत संवैधानिक रहेगी। संस्थाओं पे आप जो शक है करती है। भाजपा की चिंता कांग्रेस कीजिए, इस देश अपनी की पार्टी की सीमाओं चिंता पे करिए, शक कांग्रेस करती है, पार्टी की चिंता लेकिन मत करिए। कांग्रेस जाके चीन कांग्रेस की पार्टी बोर्ड की पे बैठ चिंता जाती करने है, के लिए हमारे नेता कांग्रेस जाके हैं। चीन के एम्बेसडर से मीटिंग करती है, कांग्रेस जाके विदेशों में बैठ के भारत देश की बुराई करती है, भारत के बारे में गलत बात करती है। जब मनमोहन ये सिंह के बारे ये में निरेटिव आप देश सेट शोक करते मना हैं, रहा आप होता है, जैसे कहे ना, तब राहुल गांधी ये विदेशों में निरेटिव जाके आप लोग सेट अयाशी करते हैं, हम नहीं करते हैं। ये देश निरेटिव आप लोग पूछेगा सेट इन करते बातों हैं को। कि राहुल इस जी देश विदेश में कांग्रेस को जाके इस बात का अपमान जवाब करते हैं देना देश का, पड़ेगा अपमान देश कि का नहीं जब करते देश हैं। मनमोहन आप सिंह जी लोग जाके जैसे देश का बाहर व्यक्तित्व जाके के आप बारे में अपमान शोक करते हैं। मना रहा था, तब राहुल गांधी क्यों जाके विदेश में रंगरेलियां मना रहे थे? ये देश पूछेगा कांग्रेस से, और ये तुम तो सब जवाब नहीं जानता दे है ना पाओगे। कि पूरे तुम जवाब पूरे नहीं दे पूरे पाओगे साल कि में कहाँ कितने रंगरेलियां बार मना रहे थे जब प्रधानमंत्री विदेश में देश जाते हैं शोक मना और रहा वहां था पे ना। मनमोहन रंगरेलियां सिंह जी मनाते का, हैं कि क्या करते हैं, मनमोहन पूरा सिंह जी देश देखता है। पूरा बात देश कर रहे हो देखता है तो संजय क्यों जी, नहीं पूरा बताते देश देखता है कि कि जब देश के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री का शोक मना कितने रहे साल थे तक जाके तो बाहर राहुल गांधी रंगरेलियां कहाँ जाके मनाते हैं। रंगरेलियां ये मना पूरा रहे देश थे? देखता है, ये पूरा वियतनाम देश गए थे देखता है क्या? कि इस बात प्रधानमंत्री का जवाब कितने तुम दे भरत भी सिंह नहीं जी, सकते। कितने महीने जो है भरत सिंह अपने जी देश में वियतनाम रहते गए हैं थे और राहुल कितने गांधी जी? महीने विदेश में रहते हैं। ये वियत देखता है पूरा देश की देश के प्रधानमंत्री देश देखता है कि रंगरेलियां कितना विदेश में रह मनाते हैं के क्या जाके काम विदेश में। करते हैं, और पूरा वियतनाम गए थे विदेश यही के क्या तो भरत सारे सिंह पूछो, जी? ये देश तो देश कितना पूछेगा ना। इस देश को देश मानने ये वाले लोग पूछेगा हैं। कि और प्रधानमंत्री देश ये भी देखता विदेश में है जाके कि राहुल रंगरेलियां गांधी देश मनाते के हैं कि बाहर नहीं जाते मनाते हैं तो हैं। छुप छुप ये के देश क्या जानता है और करते हैं। इस तरह पूछेगा के भी। कुतर्क करने वाले लोगों से कोई क्या डिबेट कर सकता है? नहीं नहीं, ये तो अरे भाई, प्रधानमंत्री रंगरेलियां नहीं मनाएंगे, राहुल जी मनाते हैं और प्रधानमंत्री नहीं मनाएंगे। ये मतलब आप जो कहे वो सही है और दूसरा कहे तो फिर वो कुतर्क हो गया। कुतर्क इसको कहते हैं क्या? आप जो बोले तो न खाता ना भाई, जो संजय सिंह कहे नहीं भाजपा नहीं, के मैं वो यही सही। तो कह रहा हूं ऐसा ना, नहीं हो सकता है ना। यही तो कह रहा हूं कि बताओ, जब देश शोक मना रहा तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे? बता दो। जब अरे प्रधानमंत्री भाई, विदेश देश के जाके क्या प्रधानमंत्री करते की हैं ये देश पूरा के देश देख रहा प्रधानमंत्री है, जो पूरी 10 दुनिया लाख का देख सूट और 5 लाख रही का है। राहुल चश्मा गांधी कहाँ पहन के जाते हैं कहाँ उसके कहाँ बारे घूमता में है? बता दो तुम। देश का प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट और 5 लाख का चश्मा 8,000 करोड़ की फ्लाइट में अरे कहाँ कहाँ भारत घूमता देश है? का ये प्रधानमंत्री बताओ है, ना। पहनेगा। तुम्हारी छाती पे क्यों सांप अरे लौटता है? पहनेगा क्या, क्यों क्या? भारत देश देश का की गरीब जनता को प्रधानमंत्री है। पहनाओ ना, अरे गरीब वो जनता चोरी को करने पहनाओ। वाले लोग 8 लाख जो का सूट अपना एक गरीब घर नहीं जनता को दिखा पाते पहनाओ, इनकम 5 टैक्स लाख में, का जो है जिनके चश्मा गरीब ऊपर जनता को 5,000 पहनाओ। करोड़ का गरीब घोटाला जनता लगा के लिए हो हुआ ना। है, देश के वो बर्बरी प्रधानमंत्री का टी किसके शर्ट लिए है? पहनेगा, क्या खुद वो के लिए 1.5 लाख है? की जीन्स वो देश की पहनेगा, जनता का वो पैसा 1.5 है। करोड़ की जो घड़ी देश का पहनेगा, प्रधानमंत्री उसका पहनता है नहीं वो देश की देखोगे जनता तुम। के टैक्स का पैसा है। वो हमारा और आपका पैसा है। वो भारत देश का प्रधानमंत्री है। वो भारत तो देश के 10 लाख का सूट प्रधानमंत्री पहनेगा, बहुत पूरी अच्छा दुनिया में बहुत सबसे अच्छा। समझते 5 हैं। लाख का चश्मा लेकिन वो पहनेगा, राहुल बहुत गांधी अच्छा, जो बहुत इनकम बढ़िया, टैक्स भरने में बहुत बताते बढ़िया, हैं बहुत बढ़िया कि संजय मेरी भाई, अपनी एक बहुत गाड़ी बढ़िया। नहीं है, देश मेरा का अपना घर प्रधानमंत्री नहीं है, 8,000 करोड़ की वो फ्लाइट राहुल से गांधी चलेगा, कहां से रोलेक्स जेट की से घड़ी चलेगा, पहनते बहुत हैं? बढ़िया बहुत वो बढ़िया। राहुल और गांधी कहां देश से की फोरन जनता की का घड़ी पहनते आपको हैं? याद है, वो राहुल गांधी कहां से आपको याद है बर्बरी का टी बजाज जी, शर्ट पहनते हैं? बजाज वो जी राहुल आपको गांधी याद कहां है से कि अरमानी की अब जीन्स देश की पहनते हैं? जनता जो है वो हवाई राहुल गांधी चप्पल में जेकब की नहीं, जीन्स हवाई पहनते जहाज हैं। से चलेगी। आपको याद है कि नहीं याद है? जी राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। संजय ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय सिया राम, हर हर महादेव। भरत सिंह जी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड लवंडे साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू। Well, it got quite heated towards the end. It was the end. Yes. But it was good. It was a nice debate and Yes. everybody, I mean, हर चीज का जैसे लवांडे साहब ने ब्रीफ में पूरे एक्सप्लेन कर दिया, विचार, आरएसएस। But my only objection to the entire thing is, why do they bring in the Manusmriti and treat it as if it's a devil's book? It isn't. Please read it. पढ़ लीजिए ना। मेरा ये कहना है, हर किताब में, हर ग्रंथ में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिससे बहुत लोग सहमत नहीं होते। वही मनुस्मृति का हाल है। उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आज की तारीख में, इस डेट में वो अप्लाई नहीं होती हैं। बट यू कांट जस्ट रन डाउन अ बुक जस्ट लाइक दैट, दैट्स इट। एंड अम्बेडकर साहब, भारत रत्न बी आर अम्बेडकर साहब ने जो मनुस्मृति को दहन किया, उसको जलाया, दैट इज अ सिंबॉलिक थिंग, जस्ट टू से दैट हे लिसन, we now believe in the Constitution. That's it.
भारत का संविधान सर्वोपरि है, बस खत्म, उसके ना आगे ना पीछे, लेफ्ट राइट कहीं देखना नहीं है। सो दैट्स इट। और जैसा आपने पूरा पूछा बार बार प्रदीप जी कि कौन मनुस्मृति की बात कर रहा है, बीजेपी में तो कोई मनुस्मृति की बात नहीं कर रहा है। मनुस्मृति की अगर बात आती है तो नॉन बीजेपी पार्टी से आती है कि बीजेपी वाले करने वाले हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। इट इज क्वाइट ट्रू दैट जेंटलमैन हु लॉस्ट फ्रॉम द अयोध्या कॉन्स्टिट्यूएंसी, व्हाट वाज हिज नेम, लल्लू सिंह और समबडी, वो जनाब जो है उन्होंने कहा था, और हेगड़े साहब जो कर्नाटक के हैं उन्होंने भी कहा था, राजस्थान के एक और शख्स हैं उन्होंने भी कहा था कि हमें 400 सीट चाहिए, हम संविधान को बदलेंगे, ऐसा कहा था। तो ऑन दैट द ऑपोजिशन पार्टीज जस्ट लैच्ड ऑन टू दैट, एंड व्हाई नॉट। अरे भाई ऑपोजिशन में है ना, जैसे आप कांग्रेस की एक एक गलती पकड़ते हैं तो कांग्रेस भी तो आपकी एक एक गलती पकड़ेगी। सीधी बात है। आई डोंट थिंक दे शुड बी कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू लीव द संविधान इशू। Yes. वो आज भी जय संविधान रैलीज, जय संविधान अभियान सब जगह चला रहा है, और अंबेडकर बार बार जी के इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बीजेपी रिमाइंड्स देम कि आप ये संविधान का इशू खतरे में है कर हरियाणा हार गया, महाराष्ट्र भी हार गए, अब वो बार बार संविधान खतरे में, वो लोग रिजेक्ट कर दिए। तो मतलब कांग्रेस एडमेंट बोले कि यस संविधान अब भी खतरे में है। सर 2 या 3 चीजें और है। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड वाज आई कुड नॉट आस्क दिस, संजय ठाकुर साहब अकेले पड़ गए थे, सीधी बात है। तो अब जैसे नीतीश राणे साहब हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई ये कहने की कि केरला इज ए मिनी पाकिस्तान। अरे भाई हिंदुस्तान का एक स्टेट है, आप उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बाद में आप जितनी मर्जी क्लैरिफिकेशन देते रहिए, क्या क्या जरूरत पड़ी आपको? नंबर 1, ही इज अ मिनिस्टर, आप मंत्री हैं, यू आर नॉट जस्ट एन एमएलए, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, द फैक्ट रिमेन्स दैट एज फार द डिस्कशन टुडे इज कंसर्न, I still believe that the BJP is taking the issue of the insult to Baba Saheb Ambedkar very lightly. जैसे कि इन लोगों ने, कांग्रेस ने या एमबीए ने जो लाड़की बहन स्कीम थी उसको बड़ा हल्के में लिया, उसी प्रकार ये लोग जो हैं ये इस स्कीम को, ये इस अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जिस प्रकार, it is not as if he said something which was insulting, it is the tone of voice and the way it was said by Amit Shah Sahab. That is causing a major problem, because from whatever reports we are getting from all over the country, there are enough Dalit organizations which are planning demonstrations, which are demonstrating all over the place. हर जगह पर जितने भी दलित हैं और ओबीसी हैं, स्पेशली निचले वर्ग के जितने भी हैं, सब लोग आंदोलित हैं। Now, it all depends upon the Congress and the other parties, what they do with it. The NCP Sharad Pawar is taking the lead in this, and so is Chhagan Bhujbal Sahab. And for the BJP to ignore this will be a big mistake. That's what I think. I think there's it seems to be a deliberate ploy, because in normal circumstances, if there's a mistake, he would have just said sorry and the whole thing would have been gone forever. But the very fact that Prime Minister comes out to defend him and the whole BJP is defending him, it seems that they want this problem to linger for whatever reason. Because there seems to be no other excuse. They're playing with fire. Politician like Amit Shah making a mistake and then refusing to admit that it's a mistake. They're playing with fire, sir. Yes. That's my opinion. In any event, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स। अपने कमेंट्स आप जरूर भेजें। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू। विल सी यू। वंदे मातरम।